अभी क्या हुई कि ये दूसरी बार मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था पूरा, तो पिछली बार तो वीडियो बनी थी अच्छी, जिसमें अपलोड करने में प्रॉब्लम हुई थी, तो नॉइज़ या साउंड नहीं आ रहा था। अभी क्या हुई, इतना लगभग कम से कम 15-20 मिनट मैंने बोला है, ये सारा लिखा भी है, और अभी क्या हुआ, मैंने इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया। ठीक है, ये जो है स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, तो इतना मुझे फिर से बताना होगा। तो सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीस्टार्ट। देखो, सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा कुमार, और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, देखो, ये इम्यूनिटी को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक एंटीजन क्या होती है और एंटीबॉडी क्या होती है। क्लियर? एंटीजन क्या है, तो ध्यान से सुनना। एंटीजन हमारे बॉडी के लिए एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। लाइक कभी भी जब हमारा बॉडी बैक्टीरिया के एक्सपोजर में जाता है, मतलब बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, या कोई वायरस या कोई फंगस कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर जब चला जाता है, तो हमारा बॉडी उस पर रिएक्ट करता है। तो वो जो प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइम पे ये प्रोटीनियस होते हैं, तो वो एंटीजन होता है। क्लियर? और उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा बॉडी जो रिएक्ट करके कुछ सब्सटेंस बना के रिएक्ट करता है, उसको हम लोग एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। क्लियर? और वो एंटीबॉडी भी प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी समझ में आ गया। अब है टॉपिक हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब समझो पहले कि एक्चुअली व्हाट इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी। सो इसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पेज ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? और इस पेज पे समझते हैं। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी, ध्यान से समझो ये क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि जब हमारा बॉडी, ठीक है, जो भी होस्ट है, यहाँ पर होस्ट वर्ड यूज़ करेंगे तो ये समझना कि ह्यूमन के बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्लियर? तो जो भी होस्ट है वो किसके एक्सपोजर में गया, एक्सटर्नल एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस एजेंट। ठीक है, फॉरेन एजेंट के जैसे एक्सपोजर में जाता है। क्लियर? तो हमारा बॉडी क्या फॉर्म करता है, फॉर्म एंटीजन, एंटीबॉडी। तो वो एक तरह का एंटीबॉडी बनाता है, और मतलब उससे अपने आप को बचाता है। मतलब बाहर से कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो हमारा बॉडी ने क्या तैयार किया, एक एंटीबॉडी तैयार किया, और उस एंटीबॉडी से क्या हुआ, हमारा बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट किया। मतलब वो बैक्टीरिया सबको मार के ख़त्म कर दिया, और हमारा बॉडी अपने आप को सुरक्षित, मतलब अच्छे से बचा लिया। तो ये इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? ये काफ़ी स्लो होता है, याद रखना, इसको एक्ट करने में टाइम लगता है। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज टू द एंटीजेंस, जब होस्ट एंटीजन के एक्सपोजर में जाता है, तो ये हो सकता है लिविंग हो या डेड माइक्रोब्स हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ये डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या कुछ भी दूसरा प्रोटीन हो सकता है। तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उस होस्ट के बॉडी में। क्लियर? उस होस्ट के बॉडी में नहीं, हमारा बॉडी खुद के बॉडी में, मतलब हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी स्लो होता है, टाइम लेता है पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स को करने में। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। अब जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। माइक्रोब्स हो सकता है या कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो सकता है। गेटिंग द एक्सेस टू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी। और इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाती है, और हमारे बॉडी को इंड्यूस कर देता है एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेडी रहेगा बॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बना के। अब जब नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन फिर से हुआ तो तुरंत फाइट करके उसको ख़त्म कर देगा, और हमारा बॉडी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये था जिसमें हमारा बॉडी क्या किया, खुद से एंटीबॉडी तैयार किया था अपने अंदर। तो जब खुद से एक्टिवली फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी इनसाइड आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। कई बार ऐसा होता है, अब देखो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में समझते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, समझो। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगी, तो ये ऑलरेडी रेडीमेड
ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्टेड इनटू होस्ट। तो जब होस्ट के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी को डाला जाता है, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब हमारा बॉडी ने खुद से नहीं बनाया, बाहर से बनाया अंदर डाला गया, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। इसके 2-3 एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहला, जैसे मान लो कि टेटनस का केस है, ठीक है, ये टेटनस के वैक्सीन की बात नहीं कर रहा है, ये बस सुन के समझ लो, बस लिखने की कोशिश करोगे ये गलती हो जाएगी एग्ज़ाम में, अभी नहीं, अभी तो लिखनी है। टेटनस के केस में क्या होती है कि जैसे मान लो किसी को टेटनस हुआ और उसको वो सिम्टम्स सारे आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर जो टेटनस का बैक्टीरिया है वो इतना ज़्यादा नंबर में हो गया है कि अब बॉडी को अगर एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले या कुछ ना मिले तो इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको एंटीबॉडी डायरेक्टली दिया जाएगा, ठीक है, रेडीमेड वाला दिया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो रिकवर करेगा टेटनस से। नंबर 2 पे इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो मदर होती है इन्फेंट को जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है, तो मदर के अंदर जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो शुरुआत के दिनों में क्या होता है, एक येलोविश फ्लूइड सेक्रेट होता है, क्लियर, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, क्लियर। इसमें होती है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाई जाती है, जो कि बच्चों के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तीसरी होती है तो इसे हम लोग नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, याद रखना, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, ऐसे लिख लेना, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तीसरा होता है जैसे कि प्लेसेंटा से फ्यूटस गेट करता है, मतलब कुछ एंटीबॉडी ऐसा होता है जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूटस को जाता है, ठीक है। फ्रॉम प्लेसेंटा, क्लियर, टू गेट फ्यूटस। अरे इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ एंटीबॉडी ऐसा होता है जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूटस को मिलता है, क्लियर। उसका बताना कि तुम कौन सा IG है वो, ठीक है, कौन सा IG है, इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, ठीक है। तो IG हो सकता है वो M हो या IgG हो, तो पता करके बताना कौन सा है। तो ये सभी था हमारा कौन सा केस में, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में। एक और केस में पैसिव इम्यूनिटी होती है, लाइक स्नेक वीनम, एंटीवीनम। स्नेक एंटीवीनम में क्या होती है, जैसे किसी को सांप काट लिया, तो ये जो सांप का पॉइजन है उसके बॉडी के अंदर चला गया है और ये इतना जल्दी स्प्रेड करके पूरा जो ब्लड है उसको ख़राब कर देगा, क्लियर। तब तक मतलब बॉडी जब तक पहचानेगा, एंटीबॉडी तैयार करने में लगेगा, तब तक तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ही सांप काटा और उसकी बॉडी के अंदर अगर स्नेक एंटीवीनम को डाल दिया जाता है, ये ऑलरेडी एक तरह का एंटीबॉडी ही होता है, तो फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में ख़त्म कर देगा और वो इंसान बच जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है, जिसमें बॉडी खुद से नहीं बनाया, एक्सटर्नल से एंटीबॉडी को डाला गया, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होती है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बनती है, और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होती है कि बनाया एंटीबॉडी को हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, क्लियर। तो ये सभी आई होप तुमको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ को अपने नोट कर लेना, लाइक IG मतलब एक था हमारा कोलोस्ट्रम, दूसरा था हमारा एलर्जी, तीसरा है देखो प्लेसेंटा से, तो ये प्लेसेंटा क्रॉस कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन करता है, तो ये तुम बताओगे। तो कोलोस्ट्रम में होता है IgA, IgE होता है एलर्जी के अंदर, और बताना है तुमको, कमेंट में मेंशन करना है, लिखना है कि प्लेसेंटा क्रॉस कौन सा एंटीबॉडी करता है, क्लियर। मैं जाके देखूंगा इसको। चलो गाइस, तो ये समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें NCERT क्या लिखती है पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, तो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछ रही है कि डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। ये जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा बच्चा, कम का बच्चा,
तो वो उसके लिए मदर का मिल्क काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? तो आंसर है द येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सेक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। शुरुआती दिनों में, लैक्टेशन के स्टार्टिंग दिनों में क्या होता है, येलोविश सब्सटेंस येलोविश फ्लूइड फॉर्म होता है मिल्क के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, लैक्टेशन हैज़ द एबंडेंट एंटीबॉडीज़ IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट को बचाने के लिए बीमारियों से। द फ्यूटस ऑल्सो रिसीव सम ऑफ द एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर। ठीक है, वो फ्यूटस जो होती है, फ्यूटस का मतलब पेट के अंदर जो बच्चा होता है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो फ्यूटस होता है। तो वो भी कुछ एंटीबॉडी मदर से पाता है वो। ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू, क्लियर, थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये बताओ कौन सा एंटीबॉडी है, नेट सर्च करके बताओगे। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी, और ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्लियर, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो एक वर्ड यहाँ पर समझो, वीकेंड जर्म्स। या माइक्रोब्स। क्लियर, वीकेंड जर्म का और माइक्रोब्स का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा जर्म जो हमारे बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा। लाइक कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, मान लो कोई बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करती है। क्लियर, वो कोई बीमारी का बैक्टीरिया है, तो उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाता है, इतना वीक कर दिया जाता है कि बॉडी के अंदर तो जाएगी लेकिन वो बीमारी करने की कैपेसिटी नहीं रखती है। तो ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी उसको देखता है और समझता है, और ये चीज़ समझ जाता है कि ये इसके अंदर है, और इसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार करके रख लेता है। मतलब उस वीकेंड जर्म को जैसे ही बॉडी में डालेंगे तो ये बीमारी तो नहीं कॉज कर पाएगी, लेकिन हमारा बॉडी उस जर्म के अगेंस्ट में, उस एंटीजन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। क्लियर, और यही प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। अब एंटीबॉडी बॉडी के अंदर है, जब नेक्स्ट टाइम रियल वाला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबॉडी तुरंत ही उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा और हमारा बॉडी बीमार नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन का। देखो आगे क्या लिखा है इसमें, एनसीईआरटी क्या कहती है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये जो वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन होता है, ये जो काम करती है, ये इम्यून सिस्टम के मेमोरी के आधार पर काम करती है कि ऐसा पहले कभी कुछ हुआ था। ठीक है, ये कभी आया था, तो पहचान लेता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसको देख के लगता है इसको कहीं तो देखे थे। ठीक है, तो कुछ उसी टाइप का यहाँ भी होता है, ये मेमोरी के आधार पर काम करती है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन। पैथोजन का मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। वैक्सीन का मतलब है कि वो जो वैक्सीन के अंदर जो सब्सटेंस होती है ना, वो होती है वीकेंड पैथोजन, मतलब बीमारी करने वाला पैथोजन है लेकिन वो बीमारी नहीं कर सकता। क्लियर, तो उसको बॉडी में डाला जाता है, वो वैक्सीन होता है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। अब इससे जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगा वो एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम पे वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी ऑफ द बी सेल एंड टी सेल्स। ये जो लिम्फोसाइट था ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड अदर वेल्म द इन्वेडर्स विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़। मतलब ये दोनों सेल एक तो मेमोरी रखेगा, याद रखेगा, और ये तुरंत पहचान लेगा। लाइक अगर किसी ने टेटनस का वैक्सीन लिया तो ये जो बैक्टीरिया होता है टेटनस का, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, तो उसके अगेंस्ट में, मतलब ये जो वैक्सीन होती है हमारी, ठीक है, ये जो छोटी वाली शीशी में वैक्सीन होती है, क्लियर, ये क्या है, एक तरह का वीकेंड जर्म है, इसमें बैक्टीरिया ही है या बैक्टीरिया का कंपोनेंट ही है, लेकिन ये बॉडी में जाके इन्फेक्शन तो नहीं कॉज करेगा, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको याद रखेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा आया है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करके रख लिया बॉडी में। जब असली वाला कभी इन्फेक्शन होगा ना, नेचर में जो रियल वाला इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया अंदर घुसा, तो ये जो बी सेल है, टी सेल है, ये सब सारा एंटीबॉडी तैयार करके रखा है और मेमोरी है इम्यून सिस्टम को कि ऐसा आएगा तो न्यूट्रलाइज कर देना है। तो एक्चुअल एक्सपोजर जब भी होगा तो उसको वो ख़त्म कर देगा,
न्यूट्रलाइज कर देगा और फर्दर इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगी। तो ये है वैक्सीनेशन की स्टोरी। क्लियर? इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम ऑफ द डेडली माइक्रोब्स विच इज विथ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन द टेटनस। ठीक है, तो ये तो आगे की बात बता रहा है। आई होप तुमको ये पहले वाली बातें समझ में आई होगी एंटीबॉडीज़ का। क्लियर? आगे कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान, ठीक है, डेडली मतलब काफ़ी खतरनाक इन्फेक्शन से जूझ रहा होता है, मतलब उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि टेटनस के केस में वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और द एंटीटॉक्सिन। जब किसी को टेटनस हो गया, उन्होंने वैक्सीन कुछ नहीं लिया था और हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, कुछ दिनों के बाद उसका सिम्टम भी आ गया, तो उस कंडीशन में हमें एक्टिव इम्यूनिटी का इंतज़ार नहीं करना है वैक्सीन डाल के। उस समय में हमें ऑलरेडी बनाया एंटीबॉडी उसके बॉडी में डालना होगा। ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ उसके बॉडी में डालना होगा, एंटीटॉक्सिन्स। अब एंटीटॉक्सिन्स क्या होती है? प्रिपरेशन कंटेनिंग द एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि एंटीबॉडी है उस टॉक्सिन के अगेंस्ट में या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। ठीक है, एंटीबॉडीज एक्चुअली बैक्टीरिया के अगेंस्ट में होता है और एंटीटॉक्सिन मतलब कोई भी पॉइजन है उसके अगेंस्ट में, लाइक स्नेक विनम सब। तो इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन विथ दिस which is given to the patients contain the performed antibodies against the snake venom। अब स्नेक विनम के केस में क्या किया जाता है? जब सांप काट लेती है तो स्नेक एंटी विनम दिया जाता है, ठीक है, एंटीटॉक्सिन दिया जाता है उसके बॉडी के अंदर। एक्चुअली उसमें होता है क्या है? परफॉर्म्ड मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो पहले से प्रिपेयर्ड है, रेडीमेड एंटीबॉडी होता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, और इसे हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन या पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? अब बात आती है कि आखिर ये बाहर में हम जो एंटीबॉडी बोल रहे हैं तब से कि रेडीमेड एंटीबॉडी है, रेडीमेड एंटीबॉडी है, ये रेडीमेड होती कैसे है, बनाते कैसे हैं उसको? तो उसको बनाया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से, सिंपल शब्दों में बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, जिसको बनाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का हेल्प लेते हैं। और ये सभी हम लोग नेक्स्ट नहीं, एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, एक्चुअली एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। तो ये बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं इसको, और ये इम्यूनाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लाइक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट। हाँ, तो इसको नोट कर लेना कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट। अब है हमारा एलर्जी। क्लियर? तो एलर्जी को समझते हैं कि क्या है। तुम 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकती हो और देखते हैं, पॉज कर दो। एलर्जी क्या है? तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात जो इसमें रटने को है वो है IgE। क्लियर? चलो देखो, एलर्जी का मतलब होता है हमारा बॉडी का एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, ओवर रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में। क्लियर? जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जा रहे होते हैं और एक ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पर अचानक सडनली छींकना आता है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती है, वीजिंग होने लगती है। तो इसका मतलब वो हुआ कि उस इन्वायरमेंट में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है जिसके लिए हमारा बॉडी ओवर रिस्पॉन्स शो कर रही है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स शो कर रही है, और उसके कारण हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स आ गए। ठीक है, तो ये होती है एलर्जी। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है। व्हेन यू हैव गॉन अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन, मतलब कोई ऐसा खास वजह नहीं है, लेकिन जैसे उस नए वाले जगह पे गए तो वहाँ पर स्नीजिंग होने लगा, वीजिंग होने लगा, एंड यू वेंट अवे, और फिर तुम दूर चले जाते हो, योर सिम्टम्स डिसअपियर्ड। जैसे ही वहाँ से आगे जाते हो तो वहाँ से जो तुम्हारे सिम्टम्स आए थे वो सारी ख़त्म हो जाती है। डिड दिस हैपन टू यू? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ तो हुआ है, और तुम्हारे साथ तुम बताना, कमेंट में लिखना येस नो। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम ऑफ द पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले पार्टिकल के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन वुड बी बिकॉज ऑफ द एलर्जी टू द पोलन माइट्स। अब ये जो मैंने बताया कि अभी जो स्नीजिंग और विजिंग होने लगा था, ये सब क्यों होता है? तो ये सब हो सकता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो कुछ पोलन ग्रेन्स, माइट्स, ठीक है,
या डस्ट, ये सभी। विच आर द डिफरेंट इन द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग हो सकता है। तो ये हो सकता है माइस, हो सकता है सॉरी माइस चूहा नहीं, माइट मतलब ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, बहुत छोटे, क्लियर, वो हो सकते हैं। और ये डस्ट हो सकता है, या हो सकता है वो पॉलन हो, पॉलन एलर्जी भी होती है। पॉलन वही पॉलन ग्रेन वाला। द एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो क्या है, एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का या इम्यून सिस्टम का, उसे ही हम लोग एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का मतलब समझो ओवर रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। दीज सब्सटेंसेज टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एलर्जेंस। मतलब जो सब्सटेंस एलर्जी काउज करता है उसको हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं, मतलब एलर्जी काउजिंग एजेंट को एलर्जेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल पॉलेंस, माइट्स, डस्ट। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर द IgE टाइप। शुरुआत में ही बता दिया था, जैसे ही बताया है वैसे ही याद रखना। एलर्जी में IgE होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द एलर्जेंस आर द डस्ट। कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या है ध्यान रखना। सबसे पहला डस्ट है, पॉलन है, एनिमल डेंडर, ये जो एनिमल के बॉडी के अंदर डेंडर होते हैं ना, वो सभी पॉलन, डस्ट, डेंडर, एनिमल डेंडर। इट इज सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस। क्लियर, आगे देखना। अब ये सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उसमें, तो सिम्टम्स में ध्यान रखोगे। स्नीजिंग होगा, स्नीजिंग समझते हो, छीकेगा वो, क्लियर, स्नीजिंग। वाटरी आई मतलब आँखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा। रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको समस्या होगी। एलर्जी इज़ ड्यू टू दीज रिलीज द केमिकल्स। अब देखो इन सभी चीज़ के कारण जब एलर्जी होती है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, लाइक हिस्टामिन सेक्रेट होता है और सेरोटोनिन सेक्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जी के केस में हमारे बॉडी में क्या क्या सेक्रेट होती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अब ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन कहाँ से सेक्रेट होती है, तो फ्रॉम द मास्ट सेल। हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल होता है, अब क्या होती है वो सब आगे समझना, अभी बस इतना याद रख लो कि हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल होती है ना, वो सेरोटोनिन और हिस्टामिन को सेक्रेट करती है, जिसके कारण ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक आँखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, स्नीजिंग होने लगेगा, ठीक है, ये सभी। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू। अब देखो इस चीज़ का पता करने के लिए मतलब उसका कॉज क्या है, तो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है और इंजेक्टिंग द वेरी स्मॉल डोज ऑफ द पॉसिबल एलर्जेंस। अब इस चीज़ का पता करने के लिए, क्योंकि देखो जितने भी एलर्जी है सब एलर्जी का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो इस चीज़ का पता करने के लिए कि आखिर ये कौन सा एलर्जी है, ये डस्ट एलर्जी हो सकता है, ये पॉलन एलर्जी हो सकता है, या कोई कुछ और है, तो इसके लिए क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उस सब्सटेंस को, ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट में, और उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शंस होता है, उसको स्टडी किया जाता है। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक, अब देखो उसके बाद यूज़ किया जाता है ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स। एंटीहिस्टामिन याद रखना, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, इन सभी का यूज़ करने से जो एलर्जी होती है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी ख़त्म नहीं होगा, एलर्जी का सिम्टम ख़त्म होगा, ठीक है, क्योंकि सिम्टम से परेशान हो जाता है ना। अब कोई 1 मिनट में 40 बार छींक रहा है तो ऐसे ही बेहोश हो जाएगा, तो उस समय ये सभी डाल के उसको ठीक किया जाता है। सम हाउ मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड मोर सेंसिटिव टू द एलर्जेंस। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इन सभी पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ज़्यादा अमाउंट में एलर्जी होता है। मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन द मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम द एलर्जीज। बहुत ज़्यादा नंबर में मेट्रो सिटी के अंदर जो चिल्ड्रंस है वो एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ससेप्टिबल है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के लिए। दीज कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन द अर्ली लाइफ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अर्ली लाइफ में जब बचपन में बच्चे होते हैं उसको काफ़ी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिलता है हर जगह, ठीक है, तो इसकी वजह से वो उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। गांव के अंदर के बच्चे को देखो, ठीक है, वो मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो जब उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा था तो उस समय उसका बॉडी जो है काफ़ी सारे माइक्रोब्स के एक्सपोजर में गया, ठीक है, फिर अपने आप को तैयार किया, मजबूत बनाया और उससे फाइट करने का कैपेसिटी आ गया। इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। ये छोटे मोटे होने वाले इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी,
लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस सब चीज़ों से सफ़र करते हैं, वो उसको ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है इन सभी चीज़ों से। तो आई होप ये 2-3 टॉपिक समझ में आई होगी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन और एलर्जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑटो इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी को डिस्कस करेंगे।